नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी CHSL 2020 की आपकी आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। सभी ने अपने नंबर भी चेक कर लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और यहाँ पे जो कट ऑफ का हम एनालिसिस करेंगे वो डिटेल में करेंगे। सारे वो फैक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या चेंजेस आया, प्रीवियस ईयर से क्या चेंजेस आया, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक राइट एनालिसिस यहाँ पे हम आपके बीच में रखने वाले हैं। पूरा सर्वे भी मैंने कराया था कि मार्क्स स्टूडेंट के जो हैं वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में आ रहे हैं। तो ओवरऑल सारा डाटा मैं आपको फैक्चुअल दिखाने वाला हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी रहेगी, और उसके अलावा आपके जो इस टाइम पे मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी क्या रहने वाली, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको टियर 2 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को कवर करेंगे जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअल में जो एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ आपकी बनती है, किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ बनती है वो मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो कि आपकी कट ऑफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जो आपकी वैकेंसी है जिसका आपने एग्ज़ाम दिया उसमें वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा टोटल कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए, यानी कि एग्ज़ाम में अटेंडेंस जो बच्चों का रहा वो कितना रहा। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, मतलब पेपर जो था वो सभी शिफ्ट उसकी एक्चुअल एक ही जैसी हुई हैं, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बने हैं, या शिफ्ट में वेरिएशन है। ये तमाम चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी कट ऑफ को, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस होगा तो उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन का भी गलत वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर सारी शिफ्टों में चीज़ें एक जैसी पूछी गई हैं, एक ही डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग तरीके से निकल के आती हैं। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो एग्ज़ाम का है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में आपका, जैसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन का मतलब ये होता है इन द सेंस कि क्या क्या चेंजेस आए। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उसकी कट ऑफ गई थी, अब इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है, जिसके बेसिस पे अनुमान लगाया जा सके कि कट ऑफ में कितना क्या वेरिएशन आएगा। प्रीवियस ईयर से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, और कम जाएगी तो क्यों जाएगी, ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी। तो ये 4 मेन फैक्टर हैं और इन्हीं पे हमारा पूरा जो वीडियो है वो फोकस होने वाला। इन चारों फैक्टर पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, कि वैकेंसी आपकी प्रेजेंट जो वैकेंसी है उसमें टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो आपको पता होगा कि टोटल अभी जो वैकेंसी है आपकी टेंटेटिव वो 4726 है, लेकिन ये वैकेंसी टेंटेटिव है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक की वैकेंसी ये टेंटेटिव ही रहती हैं, और अभी ये बढ़ सकती हैं वैकेंसी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2020 के बाद आपका CET एग्ज़ाम होगा, तो जो 2018 वाली जो वैकेंसी, मतलब जो उन्हें डिक्रीज़ किया गया, 2019 वाली जो वैकेंसी को डिक्रीज़ किया गया, वो वैकेंसी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जो है बढ़ सकती हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वैकेंसी जो है आपकी बढ़ेंगी। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में जो वैकेंसी थी वो 4755 थी, और इस बार जो वैकेंसी आपकी वो 4726 है। तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैकेंसी जितनी 2019 में थी उतनी प्रेजेंट टाइम में है, अभी ये बढ़ भी सकती हैं। तो वैकेंसी के सिनेरियो से दोनों का वैकेंसी जो है वो बराबर है, लगभग बराबर है, और अभी ये जो चेंजेस है वो हो सकता है क्योंकि वैकेंसी इसमें बढ़ सकती है। तो ओवरऑल अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वैकेंसी आपकी इक्वल है 2019 के। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि टोटल अटेंडेंस आपका कितना रहा। तो उसको देखिए, मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से बना रखा है, सारे मैंने PPT बना रखे हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम बात करें टोटल अटेंडेंस की, तो 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है
इसमें 47 लाख प्लस जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन आपको पता है कोविड में 2019 का भी एग्ज़ाम हुआ था और कोविड में ही आपका 2020 का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो डाटा है उसका आरटीआई के थ्रू रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन अनुमान है कि 12 से 13 लाख जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम में अपीयर हुए। लगभग इतने ही कैंडिडेट हर साल अपीयर होते हैं। 2019 में अगर बात करें तो इतने ही कैंडिडेट अपीयर हुए थे, लेकिन 2020 में जो है वो 12 से 13 लाख अपीयर होने के पूरे अनुमान है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 41 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो 2020 में ये डाटा इससे कम रहेगा, 12 से 13 लाख बच्चे जो हैं अपीयर होने के अनुमान है कि 12 से 13 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक्चुअल आपका डिफरेंस आता है वो नंबर आप जो स्टूडेंट मतलब जो सिलेक्शन ले सकते हैं वो कितने तैयार हुए, मतलब क्रीम स्टूडेंट कितने तैयार हुए। तो और ये डाटा जो है वो 1000 से 1500 के बीच में ही होता है। वो स्टूडेंट हर साल तैयार होते हैं 1000 से 1500 ही, जो सिलेक्शन वाकई में ले सकते हैं। उनकी तैयारी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस मैंने आपको बता दी कि अटेंडेंस का सिनेरियो क्या रहा। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो एग्ज़ाम का था वो कैसा रहा और 2019 से इसके क्या क्या चेंजेस आए। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपकी जो सभी शिफ्ट हैं, लगभग सभी शिफ्ट, कुछ शिफ्ट को छोड़ के 4-5 शिफ्ट को छोड़ के जो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम हुआ है सारे शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिला। पता चला 2019 में अगर बात करें तो 2019 में क्या था कि 2-3 शिफ्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी पूछी गई थी, बाकी जो शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा ईजी पूछ ली गई और यही रीज़न था कि कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो कुछ शिफ्टें जो मैंने दिखा रखी हैं आपको कि इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त की दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट आपकी इजी थी और 6 अगस्त की दूसरी शिफ्ट इजी थी और 19 अप्रैल की तीसरी शिफ्ट आपकी इजी थी। अगर हम बात करें डिफ़िकल्ट शिफ्ट की तो एक तो आपकी 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही और दूसरी जो शिफ्ट है वो आपकी 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट जो थी वो डिफ़िकल्ट रही। तो इन शिफ्टों को अगर हटा दें तो बाकी पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल आपकी 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो टोटल जो 36 शिफ्ट्स हैं उनका इन शिफ्ट्स को हटा दिया जाए तो लगभग सभी शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एक जैसा रहा है। मतलब पेपर में ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिला है और ये इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात है। तो ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल है शिफ्ट वाइज वो मैंने आपको बता दिया कि चेंजेस इन शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं। बाकी पूरा जो पेपर है, पूरा जो आपका 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका सेम लेवल रहा है और इस वजह से इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होगा और इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पहले बताया था कि कट ऑफ आपका कम जाएगा, अभी कट ऑफ पे भी आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल चेंजेस क्या क्या रहा पिछले साल की कंपेयर में। तो प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें तो इस बार आपका जो अटेंडेंस है वो प्रीवियस ईयर से कम रहेगा। मतलब 50,000 से 1 लाख बच्चे प्रीवियस ईयर की कंपेयर में कम यहाँ पे अटेंडेंस रहने वाली, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग मैंने सभी शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस किया CHSL का, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कितने जो बच्चे थे वो एग्ज़ाम, मतलब कई बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा भी है। तो 2019 से अगर बात करें तो 2019 से 50,000 से 1 लाख बच्चे जो हैं इस बार आपके कम अटेंडेंस यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि 2019 में क्या था कि 2 या 3 शिफ्ट को छोड़ के बाकी जो सारी शिफ्ट थी उनका लेवल बहुत ज़्यादा इजी कर दिया था और इस वजह से आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, नंबर भी बहुत अच्छे आए स्टूडेंट के और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गलत तरीके से अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो 159 रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल सभी का एक जैसा आया। 3-4 शिफ्ट को अगर छोड़ दें बाकी सभी शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है। तो पहला तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पेपर के लेवल की तो 2019 से काफ़ी बेटर पेपर आया, अच्छा पेपर बनाया, रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे अप्लाई किए हैं। आपकी इंग्लिश अगर देखा जाए तो CHSL का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है, मैंने रिव्यू भी लिया और देखा भी सभी शिफ्ट को, तो इंग्लिश तो लगभग मतलब इजी पूछा गया है
इजी पूछा गया सभी शिफ्ट में, मतलब इंग्लिश करने लायक था। लेकिन अगर बात करें मैथ्स की तो मैथ्स भी घुमाया, उसके अलावा जीएस को भी घुमाया, और उसके अलावा रीजनिंग जो है रीजनिंग में भी बहुत चेंजेस किया। सीजीएल के एग्जाम में देखो तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी पूछ रहा है अब एसएससी। तो एसएससी जो है अब रीजनिंग में भी जो है अपना हाथ आजमा रहा है, रीजनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से पूछी जा रही है। अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन इस बार जो आपका पेपर हुआ है वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो 2019 की कंपेयर में काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसका क्यों फ़र्क पड़ेगा उसको आप समझ सकते हो 2017 और 2018 के एग्जाम्पल से। 2017 में आपकी जो कट ऑफ थी वो सबसे ज़्यादा CHSL के इतिहास में 2019 से पहले सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ थी, लेकिन 2018 में यही कट ऑफ में आपका डिक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न था पेपर 2018 के अगर आप उठा के देखो तो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। 2017 में पेपर उतना अच्छे लेवल का नहीं था, 2018 में पेपर अच्छे लेवल का बना, जिसकी वजह से 8 से 9 नंबर आपकी कट ऑफ डिक्रीज हुई थी। तो यही चेंजेस आपको 2020 की कट ऑफ में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 10 से 12 नंबर तक आपकी डिक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इस बार आपका अच्छा आया है और पेपर अच्छे लेवल के बनाए गए हैं, तो पेपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब हम बात कर लेते हैं इन सारे सिनेरियो को हमने देख लिया कि क्या क्या सिनेरियो जो हैं इस बार आपके चेंजेस हुए हैं, क्या वैकेंसी किस तरीके से आपकी हैं 2019 की कंपेयर में, उनमें क्या वेरिएशन आया, उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, पेपर जो था वो उसका लेवल क्या रहा, प्रीवियस ईयर से क्या क्या चेंजेस आए। तो इन सारे पॉइंट को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या रहने वाली है। तो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, मतलब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर हम बात करें यूआर की, तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 139 से 142 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 130 से 137 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की अगर बात करें तो 138 से 140 के बीच में रह सकती है। एससी की बात करें तो 120 से 125 के बीच में रह सकती है। एसटी की बात करें तो 112 से 115 के बीच में रह सकती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है आपको पता होगा कि जो एक्चुअल आपके मार्क्स आते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स जो है वो 7-8 नंबर का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, और इस बार सभी को लगभग इक्वल बेनिफिट मिलेगा। जो शिफ्ट मैंने बताई उनको छोड़ के, अगर इजी शिफ्ट में है तो उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका डिफ़िकल्ट शिफ्ट में था तो आपके अगर मार्क्स जो मैं बताऊंगा अभी कि आंसर के आने के बाद इतने मार्क्स हैं, तो उससे अगर कम भी हैं तो आपका अगर हार्डेड शिफ्ट में था तो आप कम नंबर पे भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ है वो आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की के बाद कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो अगर हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की अगर बात करें, जो आपने अभी आंसर की चेक किया उसमें ढेर सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो गलत जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें लोगों ने अपने जो जवाब हैं वो डाले होंगे और रिस्पांस दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है, अगर आपकी आंसर की देखने के बाद आपके मार्क्स 130 प्लस बनने हैं तो आप 100% अपने आप को फ्री समझिए टीयर 2 के लिए। टीयर 2 आप 100% देने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 125 प्लस अगर मार्क्स बनने हैं तो टीयर 2 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की अगर बात करें तो 127 प्लस अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो अपनी प्रिपरेशन टीयर 2 की स्टार्ट कर दीजिए। एससी की अगर बात करें तो 115 प्लस अगर आपके मार्क्स बनने हैं अभी आंसर की देखने के बाद, तो आप अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आराम से आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो रहा है। अगर हम बात करें एसटी की तो 105 प्लस नंबर अगर आपके बनने हैं तो आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टीयर 2 की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए। किन को स्टार्ट करनी चाहिए? जिनके मार्क्स इस रेंज में बनने हैं। जैसे अगर आप यूआर में हैं तो 130 प्लस, ईडब्ल्यूएस से हैं 125 प्लस, ओबीसी से हैं 127 प्लस, एससी से हैं 115 प्लस। अब टीयर 2 आपको प्रिपरेशन अभी से क्यों स्टार्ट करनी चाहिए उसका थोड़ा सा रीज़न आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही आपको एग्ज़ाम में अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनमें आप नंबर ला सकते हैं। एक तो टीयर 1 है आपका एग्ज़ाम और दूसरा है टीयर 2। और आपको पता है कि जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप जितने नंबर यहाँ पे इन दोनों एग्ज़ाम में अगर ले आएंगे तो उतनी हमारी दावेदारी बन जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो टीयर 1 तो आपका एग्ज़ाम हो चुका। अब जो आप यूनिक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो टीयर 2 में कर सकते हैं। तो टीयर 2 की प्रिपरेशन
अगर आपके इतने मार्क्स बने तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ता है और आप एक दिन में लिखना नहीं सीख सकते। जब आप अभी 1 से 2 महीने, अगर 2 से ढाई महीने जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जो लिखने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है वो तभी डेवलप हो पाएगी जब आप रेगुलर अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 2 के एग्ज़ाम में 70 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 70 प्लस स्कोर करेंगे। तो क्या करना है आपको, मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए कोर्स बना दिया है जिसमें सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि टीयर 2 का जो कोर्स मैंने बनाया उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसके लिए चैनल पे आप जाइए, वीडियो भी डिटेल में मैंने बना रखी है, उसे देखिए, पहले उसे देखिए कि आपको यहाँ पे मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो टीयर 2 की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैं टीयर 2 की आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। और सबसे खास बात क्या है कि मैं अभी से आपकी एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और जो प्रैक्टिस कराऊँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट की प्रैक्टिस कराऊँगा। मतलब जो ऐसे टॉपिक जो आपके आ सकते हैं उनकी अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे। और अभी 2019 वाले बच्चों का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अपने तमाम जो एस्पिरेंट जिनकी मैंने 2019 में प्रिपरेशन कराई थी उनके स्कोर कार्ड भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं। तो जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।